कंपोजिशन स्कीम। गवर्नमेंट ने ये स्कीम जीएसटी में भी लगाया गया है। स्मॉल ट्रेडर्स जो है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, उनके लिए ये स्कीम लागू की गई है। सो लेट्स डिस्कस इन ये टॉपिक। ये जो स्कीम है दैट इज़ वेरी रिड्यूसिंग स्कीम रेट पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका जो भी आपका 5, 12, 28 और 18% है उससे बहुत ही कम रेट में, हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम रेट में आपको टैक्स भरना है। और ये जो ऑप्शन आपको अवेल करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो फिर आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करना है। ओके, बीच में आप ऑप्शन ये ले नहीं सकते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस कि ये कौन कौन से पर्सन्स हैं जो ये स्कीम में जा सकते हैं। यस, देयर इज आई हैव कैटेगराइज इन गुड्स में भी है और सर्विसेज में भी है। यस, आई हैव मेड दिस चार्ट फॉर यू। यू कैन से लाइक कि ये वाला गुड्स का क्राइटेरिया है और ये वाला सर्विस का क्राइटेरिया है, राइट। गुड्स में कौन कौन से ये स्कीम में फॉल हो सकते हैं? ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, ट्रेडर्स भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेल भी हो सकता है। ये सारे कैटेगरीज के सब लोग ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। सेम वे इन सर्विसेज ऑल्सो। मगर देयर इज अ सम क्राइटेरिया कि अगर गुड सप्लाई कर रहा है तो टर्नओवर हैज़ टू बी बिलो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर वो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ से कम है, या तो फिर उसको जब रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तब उसको पता होना चाहिए कि मेरा टर्नओवर कितने अमाउंट में जाएगा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स अगर आपका ज़्यादा चला जाता है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन है कि आप नॉर्मल में भी जा सकते हो। ये 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट के लिए, जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब के लिए 75 लाख है, मतलब बहुत कम है। अगर आप गुड्स में सप्लायर है तो वो सारा का सारा सिर्फ आपको 1% कैन पे द जीएसटी, राइट। ये हो गई गुड्स की बात। सेम वे इन सर्विस में भी सारे लोग प्रोवाइडर्स और कुछ सब सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल सर प्रोवाइडर है, वो सारे के सारे ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। उसमें भी टर्नओवर का लिमिट है, दैट इज़ 50 लाख। 50 लाख के नीचे टर्नओवर जिसका है वही ये वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ऑफकोर्स रेस्टोरेंट के लिए थोड़ा, मतलब जो अल्कोहल सर्व नहीं कर रहा है उसके लिए ऑफकोर्स वो नॉर्मल वाली स्कीम, क्योंकि रेस्टोरेंट भी एक नॉर्मल में माना जाता है, दैट इज़ फूड भी है उसमें और सर्विसेज भी है, इट्स कंबाइंड बेस, तो उनके लिए 1.5 करोड़ का ऑप्शन है। मगर राइट, सो अगर वो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है देन इट इज़ 6% और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है देन इट इज़ 5%, राइट। अगर आप अभी आप सोचेंगे कि आपको जब टैक्स भरना है तो कैसे बाइफर्केट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था कि एसजीएसटी ने सीजीएसटी 2 टाइप के रेट है, वो तो रहेगा ही, राइट। तो इसमें भी सेम वे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, राइट, कि सपोज आप 1% टैक्स भरते हो तो 0.5% सीजीएसटी में जाएगा और 0.5% एसजीएसटी में जाएगा। सेम वे इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो 6% आप लगा रहे हो तो 3% और रेस्टोरेंट के लिए 2.5% एंड 2.5%, राइट। मतलब ये जो स्कीम है वो कौन कौन अवेल नहीं कर सकते। ऑफकोर्स कि ये जो स्कीम है तो ऑफकोर्स आपको आइडिया आ ही गया होगा कि कुछ लिमिट भी है ही। तो लेट्स सी द इनमें जो मैन्युफैक्चरर्स, जो आइसक्रीम, टबैको, पान मसाला, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जीएसटी एक्ट किस पे लागू नहीं पड़ता, उसमें भी टबैको था। जो टबैको का प्रोड्यूसर है, पान मसाले का है, तो उस पर भी जीएसटी लागू होता ही नहीं है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, राइट। Second, he is making a interstate supply. Yes, it's a big change. You cannot make interstate supply, मतलब आप स्टेट से बाहर सेल्स नहीं कर पाएंगे, राइट। दैट इज़ अ वन ड्रॉबैक। अनदर इज ई-कॉमर्स सप्लाई एंड ई सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो भी आपका अभी अगर आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप ये वाली स्कीम में नहीं जा सकते। लाइक आप इफ़ यू आर सेलर ऑफ गुड्स इन अमेजोन देन यू आर नॉट एलिजिबल। इफ़ यू आर सेलर ऑफ फूड्स और you can say like other service sector, right, urban clubs and all, so you cannot avail this scheme. You need to register in normal scheme. Then casual taxable person, casual taxable person उसको बोला जाता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो शॉर्ट टर्म के लिए
इनकॉर्पोरेट होती है, लाइक सब गरबा फेस्टिवल सितंबर महीने में आता है, जो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करेगी और सेम मतलब 10 डेज में उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल तो वो टैक्स भरने वाले नहीं हैं, उनकी कोई एक्स्ट्रा और कोई बिजनेस है नहीं और कोई सर्विस है नहीं, तो यू कैन से दे आर द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि उनकी जो बिजनेस की क्राइटेरिया दैट इज़ वेरी सीजनल, राइट, वो पूरा साल नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग भी ये वाले ऑप्शन में नहीं जा सकते। देन लास्ट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट्स भी यहाँ पे ये वाला स्कीम नहीं जा सकते। ये सबका मीनिंग क्या हुआ कि ये लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं जा सकते, मतलब क्या करना पड़ेगा, उनको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। और यस, आप ये भी याद रखना कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि सारे के सारे जो ये है ना, तो आपको याद आएगा ये सारे के सारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करते हैं, मतलब कि उनका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, प्लस उनका ये स्कीम भी नहीं अवेल कर सकते, राइट। तो यू कैन से लाइक दे आर द ऑल कंपल्सन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडर्स, राइट। नाउ विल डिस्कस द बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। हम ये कंपोजिशन स्कीम अवेल करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो उसके 2 बेनिफिट्स है, हम डिस्कस करेंगे। उसका एक तो है लेस कंप्लायंस इन द सेंस कि उनको जो रिटर्न्स भरने हैं, अगेन हमने रिटर्न्स के टॉपिक में देखा था कि 37 टोटल रिटर्न्स है नॉर्मल टैक्स प्रोवाइडर, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को, राइट। ये केस में आपको 4 ही क्वार्टरली रिटर्न भरने हैं। ऑफकोर्स बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, मतलब रेगुलर बेस पे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी मंथ जब आपको GST 3B फाइल करना रहेगा तो उस टाइम पे आपको सिर्फ सेल्स अमाउंट ही देना है और उसका डायरेक्ट 1% लगा के आप यू कैन पे एंड फाइल द रिटर्न्स, राइट। यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड द परचेज इनवॉइस एंड ऑल, यस, मगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तो रिकॉर्ड करना है, मेंटेन नहीं करना है रेगुलर बेस पे, मगर यू नीड टू रिक्वायर द रिकॉर्ड द बुक्स अंडर द फॉर द इनकम टैक्स पर्पज ऑल्सो, राइट। देन देर इज अ ईज ऑफ कंप्लायंस ऑफ SME, ऑफकोर्स वो SME सेक्टर के लिए, स्मॉल बिजनेस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑन यू कैन फोकस ऑन द बिजनेस, क्योंकि जो मतलब जो स्मॉल प्रोवाइडर रहते हैं वो फुल टाइम शायद अकाउंटेंट और वो सब नहीं कर पाते हैं, राइट। और ये लीगल कंप्लायंसेस भी जो सारे मतलब उनको फाइल करने हैं, फिर रिटर्न क्रेडिट्स भी चेक करनी है, वो सब उनको नहीं करना है, तो वो दे कैन फोकस ऑन देयर ओन बिजनेस, राइट, यस। और सेकंड उनका बेनिफिट है रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी स्ट्रक्चर, वो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स इफेक्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो केस में आप लोग कर रहे हो 5%, 12%, 12%, 18%, 28%, राइट, मगर ये केस में आपको 1%, 6% और 5% ही है, तो ऑफकोर्स थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा, मगर उसका एक ड्रॉबैक भी है, वो भी हम देखेंगे। देखो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देयर इज अ सेल्स वैल्यू बिफोर द टैक्स 1 लाख, ओके, GST उस पर 18% लगा के टोटल हो गया 18,000, टोटल सेल्स वैल्यू हुआ इंक्लूडिंग GST 1,18,000। ना उनका परचेज भी होगा ऑफकोर्स, तो 65,000 का उसने परचेज किया था, उस पर उसने GST भरा था 11,700, मतलब उसका टोटल परचेज कॉस्ट हो गया 76,700। तो उसको जब GST पे करना होगा तो कौन सा पे करेगा, ऑफकोर्स ये नॉर्मल स्कीम में जा रहा है, ये नॉर्मल स्कीम है, तो वो क्या करेगा, जितना भी 18,000 उसको पे करने को आ रहा था माइनस उसका जो ऑलरेडी पे किया है, 18,000 माइनस 111,700, इट मीन्स उनको 6,300 वो उसका GST लायबिलिटी रहेगा, राइट। और उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, ऑफकोर्स जो 1 लाख उसका सेल्स हुआ वो 65,000 उसका परचेज माइनस परचेज और माइनस उसकी GST लायबिलिटी 6,300, मतलब टोटल उसका हो गया 3,500। नाउ लेट्स सी इन द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन में फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे आपने सेल्स वैल्यू डाला, राइट, सो उसमें आपको कोई GST का बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इन्वॉइसेस के कंपोजिशन स्कीम का इन्वॉइस कैसा रहेगा, उनको बिल ऑफ सप्लाई इन्वॉइस इश्यू करना रहेगा, जिसमें आपको टैक्स का बाइफर्केशन, टैक्स मेंशन नहीं करना है। यू नीड टू जस्ट इम्पोज फॉर आपके पर्पज़ के लिए है कि सपोज 1 लाख का आपने सेल्स किया है तो उस पर 1% आपका सेल्स वैल्यू लगेगा, 1180 उसका टैक्स बना, राइट। सेम वे उसका परचेज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने परचेज किया था, सेम वे परचेज उसने GST भी पे किया है और उसका टोटल कॉस्ट भी उसका 76,700 आ रहा है।
मगर जब जीएसटी लायबिलिटी काउंट करेंगे तो ऑफकोर्स उसको वो 11,700 की क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसको डायरेक्ट 1180 ही भरने हैं। तो जीएसटी लायबिलिटी उसका रह गया 1180। मगर अब आप देखिए कि उसको प्रॉफिट में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि 1 लाख उसका सेल्स वैल्यू था, 76,700 उसका परचेज वैल्यू था, और उसने भरा जीएसटी 1180, मतलब उसका प्रॉफिट आ गया 40120। यस, आप देख रहे होगे कि उसकी जीएसटी लायबिलिटी भी कम हो रही है 1180 ही, और नेट प्रॉफिट भी उसका बढ़ रहा है। अभी तो अभी आप मैडम, अभी आप बोलेंगे कि इतनी अच्छी स्कीम है तो बाकी का जीएसटी हमको नहीं पढ़ना चाहिए, यही स्कीम में सारे बंदे को, सारे आपके क्लाइंट्स को रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए और जीएसटी का बाकी सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। मगर यहाँ पे कंडीशंस भी है कि कंपोजिशन स्कीम में आपने अवेल किया तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हर सिक्के की दो बाजू रहती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस। उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि कंपोजिशन डीलर जो है वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर पाएगा, राइट। मगर आपको जो डिसाइड करना, मतलब उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे को, सपोज आपका क्लाइंट बेस ही इतना है, लाइक यू नो आपके बायर्स ही ऐसे हैं कि सेल्स वो टैक्स इनवॉइस ही मांग रहे हैं, तो आप ये मतलब ये ऑप्शन आपको नहीं लेना चाहिए। ये ऑप्शन वही ले पाएगा उनका, मतलब सामने वाले जो पार्टी है उनको सपोज टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। यस। सेकेंड उसका डिसएडवांटेज है कि दे कैन नॉट सप्लाई एग्जम्प्टेड गुड्स, मतलब एग्जम्प्टेड गुड्स का उन्होंने सपोज वो सप्लाई कर रहे हैं तो दे कैन नॉट अवेल दिस स्कीम, राइट। दे कैन नॉट सेल द इंटर स्टेट, दैट इज़ अ बिग चेंज। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर दिया तो यू कैन नॉट सेल आउटसाइड योर स्टेट, यू नीड टू सेल विद इन द योर स्टेट, आपको अपने ही स्टेट में सेल्स करना रहेगा, या यस। मगर इसका मतलब ये हुआ कि आप परचेस कर सकते हो, आप सेल्स नहीं कर सकते हो। आप एमपी से गुड्स मंगवा के आप अपने ही स्टेट में, महाराष्ट्र में सेल्स कर सकते हो, राइट। मगर महाराष्ट्र से आप गुजरात में नहीं बेच पाएंगे, या यू नो, यस। देन यू कैन नॉट सेल, सप्लाई और गुड्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यस। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं सेल्स कर पाएंगे, सेम वे सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और आपने मतलब नाइदर एप्लीकेंट और नाइदर बायर, आप भी खुद अपना टैक्स इनवॉइस, मतलब आपने भी जो परचेस किया है उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और सेम वे आपको भी जिसको सेल्स करना है आपके बायर को, उनको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, दोनों साइड से आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट। ओके। और द लास्ट वन इज इफ देयर इज अ मल्टीपल बिजनेस, कोई बंदे का एक से ज़्यादा बिजनेस है तो ये स्कीम ये कहता है कि अगर आपका 2 से 3 बिजनेस है तो आपको सेमी ऑप्शनल सब में लेना पड़ेगा। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में लगा दिया है, राइट, आपके 2-3 बिजनेस है तो तीनों के तीनों बिजनेस में आपको कंपोजिशन स्कीम ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर आपका सिंगल पान नंबर है तो, राइट। आप डिफरेंट पान नंबर पे आप दूसरा नाम रजिस्टर करके वो कर सकते हो, ऐसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। मगर अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया तो दूसरा कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड ऑन कंपोजिशन स्कीम ऑल्सो, और ये सब उसके डिसएडवांटेज है वो भी आपको मतलब ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट। मगर आपको दूसरा जो बिजनेस आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आप इंटरस्टेट नहीं कर पाएंगे, आप टैक्स इनवॉइस नहीं मतलब कर पाएंगे, राइट। अब आ रहा है आपका एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए रजिस्टर्ड इन राजस्थान हु इज सेलिंग द गुड्स फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात। टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए इज 73 lakhs in the preceding year, where Mr. A is eligible for compositions? No, क्योंकि मिस्टर ए राजस्थान से गुजरात वो सेल्स करते हैं, राइट। तो दे कैन नॉट अवेल, वो अगर वो राजस्थान में ही उनका सेल्स होता तो वो ऑफकोर्स ये स्कीम अवेल कर सकते, या तो फिर वो गुजरात से परचेस करते तो वो कर सकते हैं, राइट। यानी कि राजस्थान से गुजरात वो सेल्स कर रहे हैं इसलिए वो स्कीम नहीं अवेल कर पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज सेलिंग द गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स
operator, turnover of preceding years is 100 lakhs, whether A is eligible for not. Of course no, because he is selling the goods on online. What if वो 50% ऑफलाइन कर रहा है और 50% ऑनलाइन कर रहा है, तो पॉसिबल है? तो भी नहीं पॉसिबल है। अगर आपका सिंगल पान नंबर है, उस पर ही आप दोनों बिजनेस चला रहे हो, तो भी पॉसिबल नहीं है। बट यस, you can do tax planning, you can do the register the other business on the other person, or you can start that like, okay. Then example is Mr. A is the dealer who is selling the goods which are leviable under GST. Then who is also selling the goods under the exempted goods also, non-taxable goods also. His turnover of the last year is 110, 20 and 10 lakhs. मतलब उसका जीएसटी वाला जो टर्नओवर है वो 110 है, एग्जम्प्टेड गुड्स का 20 है, नॉन टैक्सेबल का 10 है, राइट। अभी वो बोल रहा है कि मिस्टर ए इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। उसका टोटल देखा जाए 110, 20 एंड 30 एंड 40, 140 लैक्स बन रहा है, बराबर, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे ही है। तो क्या ये अवेल कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉन टैक्सेबल गुड्स भी वो बेच रहा है, राइट। तो वो नहीं कर पाएगा, यस, क्योंकि इसका सिंगल पान नंबर है। यस, मिस्टर ए खुद के ही नाम पे ये रजिस्टर्ड करके तीनों के तीनों आपको बिजनेस करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। यस, हाँ, मगर मैंने ऐसा बोला था कि उसका मोर देन बिजनेस है, मोर देन 2 बिजनेस है, तो वो मतलब दोनों के दोनों आपको कंपोजिशन स्कीम में लग जाएंगे। सेम वे वो ऐसा कर सकता है कि जो वो एग्जम्प्टेड मतलब नॉन टैक्सेबल गुड्स है, उसका वो सेपरेट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड करके वो बाकी का जो गुड्स है उसका टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड टोटल हो रहा है उसका 130, राइट, 130 हो रहा है, तो वो आप अवेल कर सकते हो इसमें, मगर नॉट फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स, उसका उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो मिस्टर ए खुद को उनको करना है, तो ये तीनों के कैटेगरी के हिसाब से उनको नहीं मिलेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, राइट। यस, मिस्टर ए इज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टू मेक डिस्प्ले इन एग्जीबिशन। यस, एग्जीबिशन में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज अ कैस्ट, मतलब वो टाइम पीरियड ही रहता है, राइट, और उनका टर्नओवर एग्जीबिशन का 15 लाख है। सो कैन दे अवेल? नो। ऐसे ही मैंने बोला कि वहाँ पे कि एग्जीबिशन मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे नहीं आ गया। देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूअस ग्रो ऑफ बिजनेस, देयर हैज़ टू बी 12 मंथ बिजनेस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे फॉल्स नहीं होते। Then Mr. A is a non-taxable person, is running a ready-made garment showroom in the Rajasthan. Turnover for preceding year is a 120 lakhs. Whether is eligible? Again no, because वो क्या है? Non-taxable person. NRI को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, right? Now next example, Mr. A paying tax under composition scheme across the threshold limit as on 1st of January 2020 and applied for regular taxable person. Can he avail the credit, and if it is availed then from which date? Yes, it's very important. मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, मगर 1 जनवरी उसको पता चला, मतलब उसका जहाँ से उसने रजिस्ट्रेशन लिया और इन द डिसम्बर, एट द एंड ऑफ डिसम्बर उसका टर्नओवर 150 करोड़ से अबव हो गया, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि मार्च तक तो, क्योंकि वो जो डिक्लेयर करना है वो तो एवरी मंथ ऑफ अप्रैल है, राइट। मगर लॉ में ये भी प्रोविज़न है कि यहाँ पे जैसे ही आफ्टर ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर 150 लैक्स जो क्रॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वही रजिस्ट्रेशन वही नंबर आपको नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र करने दे रहा है, राइट। वो आप नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मगर यस क्वेश्चन ये अराइज होगा कि जो उसका स्टॉक लेइंग है, उसके पास जो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है, उसकी आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में तो आईटीसी मिलती ही नहीं थी। मैंने अभी स्टॉक ऑलरेडी परचेस करके रखा है, ऑलरेडी मेरा शायद मैंने मैन्युफैक्चर भी किया और वो प्रोसेस है, मगर अभी तक मैंने उसका सेल्स नहीं किया है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट थी 150 लैक्स वो मैंने क्रॉस कर दी। अभी मैं उसका सेल्स करने के लिए अब मैं क्या करूँ, कंपोजिशन स्कीम में तो जा नहीं सकती क्योंकि उसकी लिमिट है। तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मल टैक्स स्कीम में मैं उसका रजिस्ट्रेशन करूँगी, और जो मेरा स्टॉक है विच इज़ इनपुट जो मेरे पास है एज ऑन डेट 1 जनवरी 2020,
फिर कुछ मेरा स्टॉक अंडर द प्रोसेस भी है, राइट, और कुछ मेरा फिनिश्ड गुड में भी है, और कुछ मेरा रॉ मटेरियल भी है। वो सारी की सारी क्रेडिट आपको मिलेगी, यस, क्योंकि आपने अभी तक वो सेल्स नहीं किया, एक्सेप्ट द कंडीशन कि वो जो सारा आपको जो मटेरियल जो पड़ा है आपके पास, जो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड और इन वर्क इन प्रोसेस, वो देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। अब एक ईयर से, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। सी, सो दे कैन अवेल, यस, सेमी फिनिश गुड ऑल्सो, यस, मगर द कंडीशन इज कि इट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर। वो जो स्टॉक पड़ा है उसका बिलिंग और उसका जो स्टॉक का जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, यस। सो आई कवर दिस टॉपिक कंपोजिशन स्कीम। तो आपने देखे कि ये स्कीम के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो यस, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जीएसटी बाकी का नहीं बनना है या बाकी का नहीं सीखना है, यस, हमको सीखना है। और लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन स्कीम। तो आपने देखा कि ये स्कीम के बेनिफिट्स भी है और डिसएडवांटेजेस भी है ही, जो काफ़ी बड़े हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे जो इसके डिसएडवांटेज है वो उसमें फॉल्स नहीं कर पा रहे, राइट। दैट इज मे बी रिटेलर सेक्टर दैट इज मोस्ट अपीयर्स इन दिस स्कीम, ऑफ कोर्स। सो ऐसा नहीं है कि हमको बाकी का जीएसटी कोर्स नहीं भरना है, यस भरना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं सोचना, मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं मानेंगे कि आपके पास ऐसे ही कस्टमर आएंगे। ऑफ कोर्स ऐसे कस्टमर आए जिनको टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत हो, दे आर सेलिंग द आउटसाइड द गुजरात ऑल्सो, आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।